नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा एवं उच्च शिक्षा का विकास। 18वीं सदी में ब्रिटिश का राज्य संपूर्ण भारत में फैल गया। हर 20 साल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना कानून पत्र अधिक समय के लिए वैध कराना पड़ता था। इस आज्ञा पत्र के तहत कुछ ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म प्रसार और शिक्षण के लिए याचिका दायर करी, लेकिन वो खारिज कर दी गई। फिर से 20 साल बाद यानी 1813 में इस मिशनरियों की मांग पूरी कर दी गई और उनको भारत में शिक्षा प्रसार में और धर्म प्रसार के लिए मान्यता मिल गई। 1813 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट में 3 महत्वपूर्ण धाराएं थी, जैसे मिशनरियों को भारत में प्रवेश तथा ईसाई धर्म का प्रचार की पूरी छूट दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी शासित प्रदेश में शिक्षा का व्यवस्था या उत्तरदायित्व पर जोर दिया जाना चाहिए और कम से कम 1 लाख की धनराशि साहित्य विकास विज्ञान इस पे खर्च हो जानी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, जैसे शिक्षा के स्वरूप के माध्यम के विषय में कोई भी बात नहीं हुई। कुछ विद्वान जैसे भारतीय साहित्य पे रुचि रखते थे, कुछ पाश्चात्य साहित्य पे रुचि रखते थे। इसीलिए ये जो 1 लाख की धनराशि थी, उसको व्यय करने के संबंध में एक निश्चित ही नहीं बन पाई। एल्फिंस्टन रिपोर्ट। मुंबई में 1834 में एल्फिंस्टन संस्थान की नियुक्ति हुई। उच्च शिक्षा क्षेत्र में नए घटनाक्रम शामिल करना तथा उसका कार्य निर्धारित करना, यह इनका उद्देश्य था। 1833 का आज्ञा पत्र। 1813 में धनराशि 10 लाख प्रति वर्ष शिक्षा साहित्य के विज्ञान पे खर्च निश्चित की गई। भारतीय को जाति धर्म वर्ग के आधार पे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। प्रति वर्ष शैक्षिक योग्यता के अनुसार पद पर नियुक्ति की जाएगी। किसी भी देश की ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश दिया जाएगा। भारतीय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। गवर्नर जनरल द्वारा शिक्षा नीति के निर्धारण का प्रारंभ हुआ। मिशनरियों ने प्रवेश और शिक्षा के विकास में सहयोग दिखाए। शिक्षा पर व्यय किए जाने वाली धनराशि से शिक्षा का तीव्र गति से विकास हुआ। भारतीयों के लिए नौकरी के द्वार खुलने लगे। अंग्रेजी भाषा के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। लॉर्ड मैकॉले का विवरण पत्र। लॉर्ड मैकॉले, इसे मैकॉले मिनट भी कहा जाता है, इन्होंने शिक्षा पर होने वाले व्यय पर बंधन नहीं रखा। अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य बताया। वुड का घोषणा पत्र, इसे हम वुड डिस्पैच भी कहते हैं, ये आया था 1854 में। भारतीय शिक्षा का इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इन्होंने सुझाव दिए। प्राथमिक विद्यालयों को स्थानीय भाषा में अपनाया। कॉलेज स्तर पर अंग्रेजी भाषा का माध्यम किया गया, इसलिए इसे वुड डिस्पैच कहा जाता है या भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 1854 में लॉर्ड डलहौसी गवर्नर जनरल थे। उच्च शिक्षा के मॉडल पर 1857 में मुंबई, मद्रास, कोलकाता में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और शिक्षा के स्तर पर बढ़ावा दिया गया। बिहार में कृषि, रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज संस्थान की शुरुआत हो गई। हंटर आयोग, ये आता है 1882। 1882 में वुड के घोषणा पत्र से भारतीय शिक्षा व्यवस्था की प्रगति उतनी नहीं हुई। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, परंतु प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। 1880 में लॉर्ड रिपन भारत के नए गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। 1880 में इंग्लैंड में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून पारित हो गया और इसी तर्ज पर ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। लॉर्ड रिपन हंटर की सहायता से
प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इसी को हंटर कमीशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य प्राथमिक द्वितीयक स्तर को प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की शिक्षा समीक्षा करना। हंटर कमीशन का कार्य शिक्षा प्रणाली को किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है और किया गया और असफलता के कारण क्या है, इसको खोजना था। विश्वविद्यालय आयोग ये आया 1902 में। विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों की संख्या में वृद्धि के कारण विश्वविद्यालयों का कार्य काफी स्तर पर बढ़ा, लेकिन अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक पालन करने में वो असमर्थ रहे। कॉलेज विद्यालय केवल परीक्षा लेने में, मान्यता देने में वो कार्य करते थे। शिक्षा का मुख्य कार्य उचित व्यवस्था नहीं थी। प्राध्यापकों का अनुपात छात्रों के अनुपात में कम था। लॉर्ड कर्जन उस वक्त के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने कुछ सुझाव दिए, जैसे महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्ति में विश्वविद्यालय निष्पक्ष हो, महाविद्यालय में केवल स्नातक स्तर तक शिक्षण का प्रावधान हो, हाई स्कूल का स्तर ऊंचा किया जाए, विश्वविद्यालय द्वारा संपादित परीक्षा तथा मूल्यांकन में आवश्यक सुधार हो। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, इसे हम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कहते हैं, 1 मार्च 1906 राष्ट्रीय विकास पर आधारित शिक्षा दी जाए ऐसी मांग की गई। 1913 की शिक्षा नीति प्रबंधन जो मजबूत किया जाना चाहिए, इस आधार पर शिक्षा नीति का अनुसरण किया गया। शिक्षार्थी 1 साल के शिक्षक ट्रेनिंग लेनी चाहिए। सैडलर आयोग, इसे कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय कौन सी समस्याओं का सामना कर रहा है, इसकी जांच करने के लिए यह आयोग का निर्माण किया गया था। इसका उद्देश्य शिक्षा में सुधार करना था। 1917 से 1919 शिक्षा में सुधार करने के लिए कुछ मूलभूत परिवर्तन के सुझाव दिए गए। महिला शिक्षकों को प्रोत्साहित किया गया। हरटांग समिति 1929 उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कुछ विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश इस समिति ने की। विश्वविद्यालयों को कॉलेज के लिए शिक्षकों की नियुक्ति का सुझाव भी दिया। जन शिक्षा पर महत्व, बेरोजगारी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए सुझाव बताए। उसके बाद आई वर्धा शिक्षा समिति। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का राष्ट्रव्यापी प्रावधान रखा गया। बुनियादी शिक्षा की योजना तैयार करने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में समिति नियुक्त की गई, जिसे वर्धा शिक्षा समिति कहा जाता है। उसका उद्देश्य क्या था? शिक्षण में सुधार लाना चाहिए, जैसे बुनियादी शिक्षण, कृषि, धातु, लकड़ी के काम, हस्तशिल्प इसमें शामिल किए गए। 1944 में आई सार्जेंट रिपोर्ट। इसमें भारत सरकार ने शिक्षा के व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया। 1944 में एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को प्रस्तुत की गई। शिक्षा योजना को 1944 की योजना के रूप में जाना जाता है। नर्सरी स्कूल की स्थापना, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था का निर्माण हो, छोटे बच्चों पर शिक्षा का भार नहीं डालना चाहिए, ऐसे सिफारिशें थी। हर भारतीय साक्षर अभियान चलाया गया। शिक्षा का आयोजन, व्यावसायिक शिक्षा उसका स्तर निश्चित किया गया। तो ये था हमारा ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा और उच्च शिक्षा का विकास। आपको ये कैसे लगा, ये मुझे बताइए और आपके कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद।